देखो इसी क्वेश्चन से वापस स्टार्ट लेते हैं। हमें a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 18 के पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछा है ना, और ए बी सी का कोई एक ऑर्डर बता दिया, कोई भी a लेस देन बी लेस देन सी या b लेस देन a लेस देन सी, इनमें से कोई भी एक ऑर्डर बता दिया, और तब अपने से इसके टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस काउंट करने का है ना। तो हमने क्या पाया कि जब हम इस तरह के न्यू वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करेंगे है ना, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। जल्दी आओ। तो यहाँ से पता है एक फीलिंग क्या आई कि आपको ये क्वेश्चन पूछा है ना, या फिर ये क्वेश्चन पूछा विथ पर्टिकुलर ऑर्डर इन एबीसी है ना, तो बोथ आर सेम, ठीक है ना। हालांकि 3 वेरिएबल होने की वजह से हम बेगर के अंदर घुस के इसको सॉल्व कर लिए, ठीक है ना। कैसे घुसे? तो हम जब 15 + 2 C2 से बेगर लगाए, तो बेगर में होता क्या है, बेसिकली 18 जो है वो 3 नेचुरल नंबर्स में यहां बट रहा है ना, और वो तीनों नेचुरल नंबर्स तीनों वेरिएबल में रोटेट हो रहा है। तो अगर मैं उस क्वेश्चन का आंसर x मान लूं, तो x क्या इंडिकेट कर रहा है, जितने तरीके से 3 अलग अलग वेरिएबल होते है ना, जिसमें से हमने उस ऑर्डर के हिसाब से छोटे वाले को a पढ़ लिया है, उसके बाद वाले को b पढ़ लिया है, उसके बाद वाले को c, ठीक है ना। तो फिर हमने पाया कि अगर इस क्वेश्चन का आंसर x है, तो अपने ये जो बेगर लगाया हमने, इसमें ये x 3 फैक्टोरियल टाइम्स रोटेट हो रहा है। फिर हमने गिनना क्या शुरू किया कि इसमें 2 सेम और एक अलग नेचुरल नंबर्स कितने पॉसिबल है। तो वो जब हमने यहां देखा तो वो 7 पॉसिबिलिटी आई। तो हमने क्या पाया कि ये जो 7 पॉसिबिलिटी है, ये तीनों बेगर्स में रोटेट हो रहे होंगे, और वो इस काउंटिंग में इंक्लूड हो रहा होगा, ठीक है ना। तो फिर वो 7 टाइम्स हो गया 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। और एक ही तरीका है जब तीनों सेम है, तो उसको जैसे ही हमने 1 किया तो वहां से बेगर के अंदर घुस के हमने x निकाल लिया, ठीक है ना। अब मैं फिर से कह रहा हूं, यहां पूछता a लेस देन b लेस देन c तो भी आंसर 19, a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c तो भी आंसर 19। मतलब बेसिकली a b c आपस में, मतलब 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज, इनमें 6 तरीके से रोटेट हो सकते हैं, उन 6 में से कोई भी ऑर्डर यहां पूछ सकता है, ठीक है। अब यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या पूछ दिया कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ, find the total number of positive integral solutions of a plus b plus c equals to 18, जहां a not equal to b not equal to c है ना। तो इसका मतलब वही आंसर तो काम आएगा। वहां एक ऑर्डर पूछ रहा था, यहां अनइक्वल पूछ रहा था, तो अपना इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 19 जो सॉल्यूशंस थे वो इनमें रोटेट हो जाएंगे 3 फैक्टोरियल से। मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा 114। तो अब दिमाग क्या काम करेगा, इसका मतलब इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा या इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा, ठीक है ना, या फिर इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा, सब सेम ही है ना। मतलब कॉन्सेप्ट सबका सेम, ठीक है ना। अब ये तीनों में तालमेल बैठ गया जब, तो देखो एक जेई में आया हुआ क्वेश्चन देखते हैं। जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है कि लेट n1 से n5 एक ऑर्डर में बी पॉजिटिव इंटीजर सच दैट n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 है 20, ठीक है ना। देन फाइंड द नंबर ऑफ सच डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स। तो ये बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन हो गया, कहा गया सॉरी, ये वाला क्वेश्चन हो गया। ये 3 वेरिएबल पे था, वो 5 पे है, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको यहां पर देखो, एक तरीका तो यहां पे डेटा छोटा है तो आप पॉसिबिलिटी से भी इसको सोच सकते हो, मैंने सोच के कर सकते हो, है ना। बट प्रॉपर जो तरीका इसका है, पॉसिबिलिटी के साथ मेन रिस्क क्या है, कुछ छूट जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो मेरे हिसाब से रिस्क लेने का है ही, ठीक है ना। एक बार बात समझ गए तो सीधा इसका पैरेलल सेटअप लिखेंगे। देखो क्या, मैं n2 को मानता हूं n1 प्लस n1 डैश, ठीक है, जो वहां कर रहे थे, और n1 डैश को स्टार्ट कहां से ले लेंगे 1 से। फिर n3 को मानता हूं n2 डैश, फिर n4 को मानता हूं n3 प्लस
n3 डैश, और ये जितने डैश हैं सब स्टार्ट लेंगे कहाँ से, 1 से, ठीक है ना। और n5 को मानता हूं n4 प्लस n4 डैश, और अब मैं इन चीजों को वहां ले जाके रखता हूं। तो जरा सोचो तो यहां पे ये जैसे क्या आ जाएगा, n2 को रखो तो n1 प्लस n1 डैश प्लस n2 डैश एंड सो ऑन। तो आप देखो आपको n1 कितनी बार आता दिखा, 5 बार। तो आपको यहां फील होगा इट इज 5n1 प्लस 4n1 डैश, ठीक है, प्लस 3n2 डैश, समझ रहे सब लोग, प्लस 2n3 डैश प्लस n4 डैश, ठीक है ना, इक्वल्स टू 20। और जहां ये जितने हैं n1 हो या n1 डैश हो या n2 डैश हो, ये सब स्टार्ट कहां से ले रहे हैं, 1 ऑनवर्ड्स, ठीक है ना। अब यहां पर पहले वो काम आसान कर देते हैं, सबको एक एक दे दो, दे दिया है ना। तो एक एक दे दिया तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15, तो यहां बचा कितना, 5, है ना। और अब इसका सेटअप बनाते हैं। हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन, अब देखो यहां पर देखो n4 डैश के लिए क्या हो गया, x0 प्लस x की पावर 1, सॉरी अरे हाँ, x की पावर 0 प्लस x की पावर 1 प्लस x की पावर 2, ये तो हमें दिक्कत करेगा ही, ठीक है। फिर x0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x की पावर 4, इससे आगे जाने की जरूरत है नहीं, किसका कोफिशिएंट चाहिए, 5 का। फिर x0 प्लस एक्स क्यूब, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। फिर इससे आगे जाने की जरूरत है नहीं, है ना। और फिर इससे आगे जाने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। अब देखो यहां पर 3 ब्रैकेट को मैनेज करना तो हमें आता है, वहां सीखा था ना, ठीक है ना। तो लेकिन यहां ब्रैकेट 5 हो गए, तो हम क्या करेंगे, बाद के ब्रैकेट्स को मर्ज करेंगे। कितने लोग बात समझ गए, बढ़िया। जो नहीं समझे अभी समझोगे। क्या करते हैं, तो x0 प्लस एक्स की पावर, सॉरी x की पावर 0 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर 2, इससे तो दिक्कत है ही नहीं, इसको भी एज इट इज छोड़ते हैं। और जरा देखो तो पहले इन दोनों को करते हैं मर्ज, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया, x की पावर 0 प्लस एक्स की पावर 3, और जरा देखो x की पावर 0 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 5, और जो 9 है वो अपने काम का नहीं है, ठीक है। एक स्टेप में और ये काम हो जाएगा, x की पावर 0 प्लस एक्स की पावर 1, ये तो हमें डिस्टर्ब कर ही नहीं रहा, ठीक है ना। अब इन दोनों ब्रैकेट को मर्ज कर दो। तो अब ये दोनों ब्रैकेट को मर्ज कर रहे हैं, तो मर्ज करोगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 0 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस, दैट्स इट। अब यहां से काउंटिंग शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब आंसर सीधा मैं लिख रहा हूं, तो आंसर क्या होगा, देखो 0 के साथ तीनों में मिलेगा। क्या सोचते हैं, 0 0 5, 0 2 3, 0 4 1, तो तीनों में मिला 3, ठीक है। फिर क्यूब के साथ आपको 0 पे मिलेगा और 2 पे मिलेगा। कैसे, 0 0 5, 0 2 3, तो यहां से कितना 2। फिर 4 पावर के साथ 1 में मिलेगा, ठीक है ना। 5 पावर के साथ 1 में मिलेगा, एंड आंसर इज 7, ठीक है ना। तो ये मेथड रिलायबल है क्योंकि एरर होना नहीं, कुछ छूट नहीं रहा ना। इस मेथड की सबसे खास बात क्या होती है, सब दिख रहा होता है, तो छूटेगा नहीं तो एरर होगा। हाँ, कमांड चाहिए, ठीक है ना। चलो अब देखो, जैसे कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज 32 आइडेंटिकल पेन्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 पर्सन्स सो दैट each of them gets number of pens which are divisible by 2 but not by 4, ठीक है। अब देखो देखने में कितना उलझा हुआ लग रहा है ना, लेकिन देखो कोफिशिएंट मेथड इसको क्या मस्त निपटा देगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 6, समझ रहे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 10
हमें यही तो चाहिए। और ऐसा सेटअप कितनी बार? जितने लोग हैं, है ना। इन हाउ मेनी वेज 32 आइडेंटिकल पेन्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 पर्सन सो दैट ईच ऑफ देम गेट्स नंबर ऑफ पेन्स विच आर डिविजिबल बाई 2 बट नॉट बाई 4। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? कितनी बार? 4। और इसमें हमें कोफिशिएंट किसका चाहिए? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 32 इन दिस। ठीक है ना। अब देखो, अच्छा जब तक एक्सप्रेशन में सिमेट्री है तब तक कोई दिक्कत तो आनी नहीं, और नहीं तो फिर वो पॉसिबिलिटी मेथड में घुस जाएंगे और सिस्टमेटिक तरीके से काउंट कर लेंगे। ठीक है ना। तो यहां पर ये अपने पास जो ई है ये क्या हो गया जरा देखो तो अरे इसमें कल ही मुझे पता चला कि ऑटो कैलकुलेटिंग मोड है ना। जैसे 37 इंटू 98 करो, या सॉरी 37 इंटू 98 इक्वल टू करो, तो मेरा लफड़ा तो खत्म हुआ, तुम लोग मत कर लेना। हाँ तो सुनो, तो यहाँ पे अब पहले इनफाइनाइट जीपी करते हैं। तो इनफाइनाइट जीपी करेंगे तो ये क्या होगा? हाँ इस पे डाउट मत करो। हाँ ए अपॉन 1 माइनस आर। तो ए अपॉन 1 माइनस आर का मतलब क्या हो गया? 1 माइनस एक्स की पावर 4 और पूरे पे पावर 4। तो इट इज एक्चुअली क्या? x की पावर 8 और इंटू की पावर -4। ठीक है ना। तो अब देखो हमें चाहिए 32, 8 ऑलरेडी है, तो इसमें क्या चाहिए? 24, और 24 मिलेगा किसमें? 6 में। ये तो नहीं लग रहा सर कभी 8 बोल रहे हैं, कभी 6 बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। ये 8 है, यहां 32 है, तो इसमें चाहिए 24, तो यहां चाहिए 6। ठीक है। अब नहीं समझ रहे हो तो आई एम हेल्पलेस। ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? तो क्या करते हैं? 6, तो 4 माइनस 1 सी 6 एन प्लस आर माइनस 1 सी आर। ठीक है ना। तो अपने पास कितना हो जाए जरा देखो, ये हो गया एक्चुअली 9 से 6 यानी कि 9 इंटू 8 इंटू 7। ठीक है ना। 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 3 इंटू 2। ठीक है ना। क्या हो गया? ठीक है। अब देखो एक और मजेदार बात बताता हूं। और एक बार को अभी कोएफिशिएंट मेथड वाइंड अप हुआ। अब जैसे कल वाली क्लास में मैंने क्या कहा, कई मिसलेनियस चीजें होंगी, बहुत इंटरेस्टिंग होगी कल की क्लास, मतलब मिस नहीं करना, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। ठीक है। तो कुछ चीज़ें तो मैंने कहा है कैलकुलस बेस्ड बताऊंगा, और कुछ चीज़ें जनरल एप्लीकेशन दिखाऊंगा, मतलब थोड़ा सा अपर लेवल के। ठीक है ना। तो वहाँ वापस कुछ हम यूज़ करेंगे कोएफिशिएंट मेथड में, बट एक बार को हमें आइडिया हो गया कोएफिशिएंट मेथड कैसे लगाते हैं। ठीक है ना। अब एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ऑल्दो इसको हम कैलकुलेशन में इस्तेमाल नहीं करेंगे, बट यू नेवर नो, कभी ऐसा एक्सप्रेशन ही वहाँ यूज हो जाए क्वेश्चन में। ठीक है ना। तो एक बार को मैं सोच रहा हूँ बता के तो छोड़ो। अब जैसे यहाँ कह रहा है हाउ मेनी 4 लेटर्ड वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है ना। आपको याद हो तो हमने ये क्वेश्चन कर रखा है, कैटेगरी सिलेक्शन में निपटा रखा है इसको। ठीक है ना। अब देखो इसका भी कोएफिशिएंट मेथड होगा। देखो क्या अपने पास क्या है, 2n है, 2a है ना, 2i है और EXMTO ये चीज़ है। ठीक है ना। अब देखो मैं जो क्वेश्चन है उसका आंसर सीधा लिख रहा हूं, मतलब सेटअप है ना। मैं लिखूंगा 4 फैक्टोरियल इंटू कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन। अब गौर करना यहां मैं क्या लिख रहा हूं, x की पावर 0 प्लस x की पावर 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है। और इसकी 3 पावर दे दी है ना, और x की पावर 0 प्लस x की पावर 1 इसकी 5 पावर दे दी। ठीक है। और मैं कह रहा हूं कि दिस इज द आंसर।
कितने लोग एक बार में बात समझ गए? गुड, है ना। मैं कहूंगा इज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। हाँ, ऑब्वियस ही बात है, यहां निकालना उतना मतलब बढ़िया मेथड नहीं रहेगा, लेकिन हमें इसका फील तो होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक्चुअली हुआ क्या, जरा सोचो। बेसिकली दीज 3 ब्रैकेट्स आर फॉर दीज 3। तो होता क्या है, जब आप अपने सिलेक्शन में 2 n ले रहे हो, है ना, तो रोटेट करते वक्त उतना फैक्टोरियल आता है ना, और ओवरऑल नंबर बनाते वक्त आप क्या करोगे, 4 फैक्टोरियल से घुमाते ही हो। और जैसे मान लो कि आप वो वर्ड बना रहे हो जिसमें 2n और 2a है, तो अब सोचते हैं वो यहां आया कि नहीं, तो बिल्कुल आया। आप 4 पावर बनाने में ये चीज 2 ब्रैकेट का यूज कर रहे हो, है ना, ये चीज 2 ब्रैकेट का यूज कर रहे हो। अच्छा, हर ब्रैकेट एक को असाइंड है, एक n को असाइंड है, एक a को असाइंड है, एक i को असाइंड है, ठीक है ना। तो इसमें ऑटोमेटिकली क्या हुआ, जब आप उसके कोफिशिएंट ले रहोगे तो इसमें एक 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड होगा, और ये 2 फैक्टोरियल कितनी बार डिवाइडेड होगा, 2 बार। तो अपने आप वो सिलेक्शन भी हो रहा है और अरेंजमेंट भी हो रहा है, सिलेक्शन भी हो रहा है और अरेंजमेंट भी हो रहा है, ठीक है ना। हाँ, रही बात, इसको निकालना उतना कन्वीनियंट नहीं है। अच्छा, अगर यहाँ 3 आई होता तो फिर क्या होता, एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट आता, उसमें उसके साथ एक और ले लेते, x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल। मतलब जितने लेटर्स बढ़ते जाएंगे अलाइक वाले, उतनी पावर अपॉन उतना फैक्टोरियल। तो ये सेटअप बनाना आना चाहिए, क्योंकि ये सीधा सीधा क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ना। हाँ, कैलकुलेशन मैंने क्या कहा, उतना कन्वीनियंट नहीं है, जैसे करके देखते हैं। तो यहां पर ये कैसे कैलकुलेट होगा पता है, अगर हम इसको ई मान लें, तो इसको मैं कुछ ऐसा कर लेता हूं कि ई जो है इट इज, अरे ई जो है इट इज 1 प्लस एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल की पावर 3, है ना, और इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 5। कितने लोग बात समझ गए? अच्छा, नहीं समझे सब लोग? अब इसको a प्लस बी के क्यूब पे खोलो, तो a प्लस बी के क्यूब पे खोलो और 1 प्लस एक्स की पावर 5 को सब में मल्टीप्लाई भी करते जाओ। तो इसका पहला टर्म क्या आएगा, 1 प्लस एक्स का क्यूब, यानी कि 1 प्लस एक्स की पावर 8, है ना, a³ प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर का मतलब हो गया, है ना, और b का मतलब एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। फिर प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर का मतलब 1 प्लस एक्स की पावर 6, और लास्ट वाला लिखने की जरूरत है ही नहीं। अरे हट, क्या यस सर लिखवा ही दिया, तो क्या यस सर, 1 प्लस एक्स की पावर 5 और इंटू, तो ये तो अपने किसी काम का है नहीं। तो अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा, आंसर होगा 4 फैक्टोरियल इंटू, यहां से आ गया 8c4 प्लस यहां से आ गया 3/2 इंटू 7c2 प्लस 3/4 इंटू 6c, दिस विल बी द, ठीक है। तो ये भी एक कोफिशिएंट मेथड का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है ना, जस्ट जानकारी के। इसको सॉल्विंग में हम इस्तेमाल नहीं करें, सॉल्विंग तो वही बेटर है अपना, कौन सा, कैटेगरी सिलेक्शन और अरेंज। अब उसमें देखना होता है कैटेगराइज करके कि सेलेक्ट करना है कि अरेंज करना है, ठीक है। हाँ बोलो, ठीक है। अब देखो कुछ और इंटरेस्टिंग बात है। अब जैसे यहां कह रहा है, मतलब बेसिकली हम ये क्या सीखे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक थिंग्स, सीखते सीखते इतनी सारी बातें देख के आ गए, ठीक है ना। अब देखो एक क्वेश्चन है, कह रहा है द नंबर ऑफ वेज 16 आइडेंटिकल क्यूब्स ऑफ विच 11 आर ब्लू एंड रेस्ट आर rest are red can be placed in a row so that between any 2 red cubes there should be at least 2 blue cubes. There should be at least 2 blue cubes. मतलब समझ रहे हो क्या है, ये 16 चीजों को कैसे लीनियरली रखना है ना। तो ध्यान क्या रखना है कि कोई भी 2 रेड क्यूब जहां रह रहा होगा उनके बीच में मिनिमम 2 ब्लू क्यूब्स तो चाहिए, और सेम कलर के क्यूब आइडेंटिकल है। एक बार 30 सेकंड सोचो, फिर अब देखो क्या मस्त तरीके से हम इसको निपटा लेंगे। देखना, रेड क्यूब्स कितने हैं, 8, सॉरी
हाँ 5 है, ठीक है ना। अब अगर आप देखो तो यहां यही तो दिमाग लगाना है कि कोई भी 2 रेड क्यूब के बीच कितने ब्लू क्यूब्स, ठीक है ना। तो मैंने मान लिया कि ये जो n1 n2 n3 n4 n5 n6 है, ये इनकी संख्याएं हैं, किनकी, ब्लू क्यूब्स की, ठीक है ना। और यहां से देखो तो n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 प्लस n6 इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 11, ठीक है। अच्छा, अगर ये बोल देता कि नहीं रेड क्यूब एक्सट्रीम होने चाहिए, तो फिर n1 n6 नहीं होता, फिर बीच के खाली होते, ठीक है। और अब हमें ध्यान क्या रखना है कि n2 से n5 तक मिनिमम 2 तो हो, ठीक है ना। तो हमने क्या करा यहां पर, दो दे दिया, ठीक है ना। और 2 दे के तो फिर यहां बचा कितना, 3, ठीक है ना। तो अब 3 बचा, तो अब ये सिंपल बेगर है, ठीक है। क्या होगा, तो आप देखो 3 प्लस 5 C5 से आपको वो सारे तरीके मिल गए। अब इसमें देखना है कि ये रेड आपस में अरेंज हो सकते हैं क्या, तो नहीं, सेम है। और ब्लू आपस में अरेंज हो सकते हैं क्या, तो नहीं, क्योंकि सब एक जैसे हैं। तो दिस विल बी द आंसर, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से अपना क्या लिखा हुआ है, 8C5, यानी कि 8 × 7 × 6 और अपॉन 3 × 2। किसी का थॉट इस हो गया, ठीक है। एक बार बता दिया तो अब जाएगा, ठीक है। अब जाए देखो, ये क्वेश्चन है, कह रहा है 10 डिस्टिंक्ट सिंबल्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू अ कम्युनिकेशन चैनल, मतलब 10 अलग अलग तरह के सिंबल है जो ट्रांसमिट हो रहे हैं। अब कह रहा है अ टोटल ऑफ 25 ब्लैंक्स आर टू बी इंसर्टेड बिटवीन द सिंबल्स विथ एटलीस्ट 2 ब्लैंक्स बिटवीन एवरी पेयर ऑफ सिंबल। अब देखो दिमाग में चमकना शुरू हो जाए, एक बार देखने भर की देर, ठीक है ना। तो आपको यहां पर क्या फील हुआ कि अपने पास सिंबल्स कितने हैं, 10, और गैप्स कितने इंट्रोड्यूस करने हैं, 25। हाँ, लेकिन गैप्स यहां बीच में इंट्रोड्यूस होंगे, बोलो, है ना। तो अब कह रहा है द नंबर ऑफ वेज कैन द सिंबल एंड ब्लैंक्स बी अरेंज। तो अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, S1, ठीक है ना, S2, S3, ऐसे ही S9 और S10, ठीक है ना। और इनके बीच हम कुछ कुछ N1 N2, ये किसकी संख्या डाल रहे हैं हम, ब्लैंक्स की, है ना, कि कितने ब्लैंक्स आएंगे, ठीक है ना। तो यहां से हो जाएगा अपने पास कितना, N9, इससे पीछे N8, ठीक है ना। और आपको यहां पर क्या करना है, N1 प्लस N2 अप टू N9, ये कर देना है 25, और ये सबको मिनिमम 2 दे देना है, ठीक है ना। तो यहां क्या बचा, 7, ठीक है। और अब क्या होगा, बेगर लगाते ही आपको 7 प्लस 8C8, बेगर लगाते ही आपको वो तरीके मिल गए जिसमें गैप्स वहां क्रिएट होंगे, ठीक है ना। अब उनको प्लेस करना है। तो सबसे पहले तो देखो ये सिंबल्स अरेंज हो जाएंगे, कितने हैं सिंबल, सॉरी 10। तो ये सिंबल्स आपस में रोटेट हो रहे होंगे, ठीक है ना। अब गैप्स चूंकि आइडेंटिकल होंगे तो उनका तरीका एक ही होगा, है ना। तो आंसर कौन सा हो गया, ऐसा, हरी बात समझ में, ठीक है। तो एक बार पॉइंट ऑफ व्यू खुले भर के दे रहे हैं, अभी कल और भी मजेदार बातें इनमें होंगी, ठीक है ना। अब चलो यहां से, अच्छा बेसिकली इस चैप्टर में गिने चुने टूल्स है ना, हम उन टूल्स को इकट्ठा कर रहे हैं। एक बार वापस समराइज करते हैं, है ना। टूल्स का मतलब हाउ टू अप्लाई एनसीआर, फिर आ गए अलाइक लेटर्स, फिर सर्कुलर, फिर ग्रुपिंग, ठीक है, ग्रुपिंग, फिर कॉन्जर्केटिव नॉन कॉन्जर्केटिव, ठीक है। फिर हम घुस गए डीअरेंजमेंट, मतलब इंक्लूजन एक्सक्लूजन, डीअरेंजमेंट नहीं बोलो, इंक्लूजन एक्सक्लूजन, वो तो कंबाइंड एक टूल हुआ। फिर हम आगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक, है ना। और अब ये इस चैप्टर का आखिर टूल,
ठीक है ना, जिसको हम बोल रहे हैं टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। ठीक है ना, तो अब आप देखो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन सच दैट एटलीस्ट वन थिंग मस्ट बी टेकन, जहां ये n थिंग्स है, n डिस्टिंक्ट थिंग्स है। तो आपको क्या फील हुआ, या तो आप कोई एक उठाओगे, या फिर कोई दो उठाओगे, या फिर कोई तीन उठाओगे, ऐसे ही n उठाओगे, है ना। अच्छा, इसी का एक ऑल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू और होगा कि आप देखो हर एलिमेंट के लिए दो दो रास्ते खुले हैं, हर एलिमेंट के लिए दो दो रास्ते खुले हैं, क्या, पिक्ड और लेफ्ट, पिक्ड और लेफ्ट, ठीक है ना। तो आप एनो एलिमेंट्स को एक साथ, अरे कहाँ खोया हुआ है, पूरे के पूरे एन एलिमेंट्स को एक साथ सोचना शुरू किए, तो आपने टोटल वेज कितने गिने, 2 की पावर n, लेकिन फिर आपने पाया क्या कि पिक्ड लेफ्ट पिक्ड लेफ्ट पिक्ड लेफ्ट एक साथ करने लग गए। तो एक आ गया जब सारे पिक्ड और एक आ गया जब सारे लेफ्ट, है ना। तो फिर हुआ क्या कि नहीं, वो सारे लेफ्ट वाला तो हमें नहीं चाहिए क्योंकि मिनिमम एक तो चाहिए था। तो इसके तरीके हो गए, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, ये हम बाइनोमियल के थ्रू भी जानते हैं, है ना। तो एन डिस्टिंक्ट थिंग्स के लिए कभी भी आपको टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस निकालने कहा तो अपने आप से वहां पूछो कि क्या मिनिमम एक लेने का रेस्ट्रिक्शन है, अगर है तो वेज हो गए 2 की पावर n-1, और अगर नहीं है तो वेज हो गए 2 की पावर n। मतलब ऐसा भी वहां पे परमिसिबल है कि ठीक है आप कोई नहीं भी ले सकते, तो फिर वहां हो जाएगा 2 की पावर n। नाउ सेम कहानी फॉर अलाइक थिंग्स करते हैं। तो सोचो मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस फ्रॉम दीज n alike things such that at least one thing must be taken, है ना। तो at least one thing must be taken, तो यहां पर क्या फील हुआ, कोई एक उठाओगे तो भी तरीका एक ही होगा, कोई दो उठाओगे तो भी एक ही तरीका होगा, कोई तीन उठाओगे तो भी एक ही तरीका होगा। क्यों, क्योंकि चीजें तो सब एक जैसी है। तो आपको यहां पर इसका जो मेथड दिखा, मतलब टोटल वेज दिखा, वो दिखा n दिखा, कोई एक उठा लो या कोई दो उठा लो या कोई तीन उठा लो या सारे उठा लो। हाँ, लेकिन अगर यहां ये चॉइस होता कि नहीं हम एक ऑप्शन वो भी ले सकते हैं जबकि हमने कुछ उठाया ही नहीं, तो फिर n ना बोल के क्या कहेंगे, n+1, ठीक है ना। तो व्हेन एटलीस्ट वन थिंग का रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो डिस्टिंक्ट थिंग्स के केस में हो जाएगा 2 की पावर n, है ना, और अलाइक थिंग्स के केस में हो जाएगा n+1, ठीक है। तो जब हम ये बातें समझ गए तो अब देखो इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, है ना। देखो यहां पे एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि 5 अलग अलग मैथ्स के बुक है, 4 फिजिक्स के बुक है और 3 केमिस्ट्री के बुक है। अब इसमें कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस इफ, अब देखो एटलीस्ट वन बुक इज टेकन, तो यहां पे बुक्स कितने हैं, 5 4 9 3 12, तो आपने इसका आंसर कर दिया 2 की पावर 12 -1। ये 1 इंडिकेट कर रहा है कि जब आपने सारा ही छोड़ दिया, है ना। अब आपने ये करा, मेरे पास इसका और जनरलाइज्ड पॉइंट ऑफ व्यू है कि सेम आंसर को मैं कह सकता हूं 2 की पावर 5 × 2 की पावर 4 × -1। आपको बात तो एक ही है सर, बिल्कुल बात एक ही है, लेकिन जब रेस्ट्रिक्शन आएगा तो आपको सेकंड वाला पॉइंट ऑफ व्यू काम आएगा। अब जैसे मान लो कहा एटलीस्ट वन मैथ बुक इज टेकन, तो टोटल वेज चाहिए, तो क्या हो जाएगा 2 की वर्क प्रिंसिपल पे चले गए, 2 की पावर 5 -1 × 2 की पावर 4 × 2 की पावर। अब यहाँ अलग से 1 घटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम मिनिमम एक मैथ बुक तो दे रहे हैं। अब मान लो मैंने कहा कि एटलीस्ट 1 बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट इज टेकन, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 5 -1 × 2 की पावर 4 -1 × 2 की पावर 3 -1, ठीक है।
अब यहाँ पे कहानी थोड़ी पलट गई, कह रहा है 5 कॉपीज ऑफ अ मैथ बुक है ना, 4 वॉल्यूम ऑफ अ फिजिक्स बुक है, वॉल्यूम मतलब अलग, कॉपीज मतलब सेम, और 3 कॉपीज ऑफ केमिस्ट्री बुक है, और सेम क्वेश्चन हमें सॉल्व करने कह रहा है। तो कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस इफ एटलीस्ट 1 बुक इज टेकन। तो यहां पर हो जाएगा, गौर करना, क्या लिखूं, 5 मैथ बुक है, क्या लिखे, नहीं 5 + 1, क्योंकि यहां ये भी चॉइस है ना कि हम मैथ उठाई, ठीक है ना, एंड 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 एंड 3 + 1। लेकिन इसमें एक तरीका वो भी आ गया जब हमने कोई बुक उठाया ही नहीं, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, -1। अब कह रहा नहीं एटलीस्ट 1 मैथ बुक इज टेकन, तो ये हो गया अपने पास 5 × 2 की पावर 4। अब अगर कह रहा है एटलीस्ट 1 बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट इज टेकन, ठीक है, एटलीस्ट 1 बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट इज टेकन, तो ये हो गया अपने पास क्या, 5 × 3। तो मर्जी जितना आप इसको ट्विस्ट कर दे, आप वर्क प्रिंसिपल पे लेके चले जाओगे और निपटा दोगे, ठीक है। अब देखो, ये जो हम सीखे इसी का एक एप्लीकेशन है जिसको हम बोल रहे हैं नंबर ऑफ डिवाइजर्स, ठीक है ना। तो डिवाइजर का मतलब पहले समझो, मान लो मैं कहूं एक नंबर है 12, है ना, तो इसके डिवाइजर्स क्या होंगे, तो वैसा नेचुरल नंबर जो इसको डिवाइड कर पाए, है ना। तो बेसिकली क्या हो गया, 1 2 3 4 6 एंड 12, ये हो गए इसके डिवाइजर्स। हाँ, अगर एक वर्ड यूज किया प्रॉपर डिवाइजर्स, तो इसमें 1 और नंबर इटसेल्फ को छोड़ देते हैं, 1 और नंबर इटसेल्फ को छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 3 4 और 6, 1 और नंबर इटसेल्फ को छोड़ दोगे तो फिर जो बचते हैं वो हो गए प्रॉपर डिवाइजर्स, समझ गए, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर फाइंड द, कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n, ठीक है ना। प्रॉपर डिवाइजर्स में 1 और नंबर इटसेल्फ की केवल नंबर इटसेल्फ छोड़ते हैं, अभी मिस्टेक कर रहे थे। प्रॉपर डिवाइजर मतलब क्या हो गया, सारे डिवाइजर्स एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ, ये सारे डिवाइजर्स को हम कहेंगे प्रॉपर डिवाइजर्स, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n बोला, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n बोला। अब देखो इसको हम कैसे टैकल करेंगे, इट इज लाइक कि अपने पास 4 2 है, 5 3s है, ठीक है ना, 2 5s है, ठीक है ना, और एक 7 है। मैं थर्ड को इजीली फील हुआ कि आपके पास 4 एक जैसी चीजें हैं, 5 एक जैसी चीजें हैं, 2 एक जैसी चीजें हैं और एक अलग है। अब इनमें से आप कोई सा भी कॉम्बिनेशन हाथ में रखो, बेसिकली पिक्ट वाली बात है ना, तो आप यहां से कोई सा भी कॉम्बिनेशन हाथ में रखो, आपको एक डिवाइजर मिल जाना है। जैसे आपने हाथ में रखा 1 2 1 3, तो क्या मिल गया 6, बोलो, है ना। आपने हाथ में रखा 2 2 और 4 3, है ना, तो आपको क्या मिल गया 3 × 3 × 3 × 2 × 2। आपने रखा 1 2 1 3 1 5, तो क्या मिल गया 2 × 3 × 5। तो बेसिकली ये टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ही तो है, और इनफैक्ट इसमें यहां वो भी अलाउड है जब हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी ना ले रहे हैं। तो कुछ भी ना ले रहे हैं मतलब क्या ले रहे हैं, 1, ठीक है ना। तो आपको यहां पर इसके जो तरीके दिखे, क्या हो जाएगा, 4 + 1 × 5 + 1 × 2 + 1 और × 2, × 2 का मतलब पिक्ड और लेफ्ट, ठीक है। तो आपने यहां पर या 2 बोल दो या 1 + 1 बोल दो, बात एक ही है, जैसा चाहो, ठीक है ना। तो आप यहां टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकाल चुके, ठीक है ना। अब इसी में ये अगर टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स की बात करें तो जस्ट हमें नंबर इटसेल्फ को
माइनस कर देना है ना, ठीक है ना। अब देखो, अब कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स, ठीक है ना। अब रुको ना, इसको यहां से कॉपी कर लेते हैं, हर बार वहां पे फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स, ठीक है ना। तो इवन डिवाइजर्स का मतलब क्या रेस्ट्रिक्शन आया, कम से कम एक 2 तो लेना पड़ेगा। तो कम से कम एक 2 तो लेना पड़ेगा, तो यहां पर क्या हो गया 4 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, ठीक है ना। अब मैंने कहा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स मतलब क्या हुआ, 2 का कोई रोल आया ही नहीं। तो आप क्या बोलोगे यहाँ, नहीं टोटल माइनस का आएगा, 2 लेना ही नहीं है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सीधा 3 लेने के तरीके, 5 प्लस 1 इंटू और इंटू 2, ठीक है। अब मैंने कहा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n विच आर डिविजिबल बाई 6, है ना। तो हमें मिनिमम एक 2 एक 3 तो रखना है। तो क्या बोल देंगे 4 इंटू 5 इंटू 2 प्लस 1 2 प्लस 1 इंटू 2, ठीक है, 2 प्लस 1 इंटू 2। अब देखो कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n ऑफ द फॉर्म 4n प्लस 2। अब फिर मैं यहां 30 सेकेंड रुकता हूं इसको, यहां 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। अब 4n प्लस 2 को मैंने फील कर लिया 2 इंटू 2n प्लस 1, ठीक है ना, 2 इंटू 2n प्लस 1। मतलब हमें इस पैटर्न का अगर डिवाइजर चाहिए, लास्ट रो कहां कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब हमें अगर इस पैटर्न का डिवाइजर चाहिए तो हमें एग्जैक्टली एक 2 चाहिए और बाकी ऑड लेना है, ठीक है ना। तो यहां पर एग्जैक्टली एक 2 चुनने का तरीका एक, और देखो यहां पर 5 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 और इंटू 2, ठीक है ना। लेकिन अब यहां n नेचुरल नंबर का रोल आएगा। तो अब आपको यहां समस्या क्या है कि सबसे छोटा वाला ये जो चाहिए वो 3 चाहिए, जबकि अपने इस कैलकुलेशन में ऐसा भी तो एक होगा जब आपने इनमें से कोई उठाया ही नहीं, तो आपको क्या मिला 1, है ना। तो आपको वो पर्टिकुलर डिवाइजर को हटाना पड़ेगा, वो पर्टिकुलर डिवाइजर को हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अब यहां सेकंड में क्या कह रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n ऑफ द फॉर्म 4n प्लस 2 वेयर n बिलोंग टू होल नंबर। तो यहां पे वो हटाने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ, आप 4n प्लस 2 की बात कर रहे हो, है ना, इट इज 2 इंटू 2n प्लस 1, और अब यहाँ 2n प्लस 1 सबसे छोटी वैल्यू क्या ले सकता है 1। तो यहाँ पर सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ ये 8वां कह रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n विच आर परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर मतलब इवन टाइम्स आने चाहिए, बोलो परफेक्ट स्क्वायर मतलब इवन टाइम्स आना चाहिए। तो अब आप देखो वर्क प्रिंसिपल पे आते हैं, बहुत पावरफुल चीज है, कितना भी टफ सिचुएशन निपटा देगा। 4 2s के लिए क्या सोचोगे, 0 और 2 और 4, कितने तरीके, 3 तरीके, समझ गए क्या, इनटू 5 3 है तो 0 3 2 3 4 3, बोलो 0 3 2 3 और 4 3, कितने हो गए 3 तरीके, और 2 5 0 या 2, तो 2 तरीके, और 7 का तो एक ही तरीका है कि नहीं लेना है, ठीक है ना। तो दिस इज द आंसर, आप टोटल परफेक्ट स्क्वायर्स भी ढूंढ पाए, ठीक है ना। अब यहां क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स ऑफ n, मतलब हमें वो सारे डिवाइजर्स जोड़ने हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे आपके सामने मैं एक सेटअप लिखता हूं, ठीक है। देखो मैं लिख रहा हूं 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, यहां से पॉइंट ऑफ व्यू और बेटर होता है, 2 की पावर 4, है ना, और
3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 5, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। अब सोचो, ये जो मैंने आपके सामने सेटअप लिख रखा है, इस सेटअप का हर टर्म एक डिवाइजर है। हर टर्म मतलब समझ रहे हो, भिड़ाओ, भिड़ाई क्या बन गया 5 इंटू 7। कैसा भी भिड़ा दो आपको एक डिवाइजर मिल रहा है। नहीं तो देखो, इस सेटअप से हम नंबर ऑफ डिवाइजर्स भी निकालना सीख गए, है ना। बेसिकली इसमें कितने टर्म्स आएंगे, तो कितने टर्म्स आएंगे जरा देखो तो, यहां से कितना 5 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 2। तो जो इसके टोटल टर्म्स है वही अपने डिवाइजर्स की संख्या है। और अब आप अगर देखो तो इनको जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हर डिवाइजर के बीच कैसा साइन आ रहा है, प्लस ही तो आ रहा है। तो मतलब आपने क्या किया, डिवाइजर सारे जोड़ लिए। देखो ना क्या हो रहा है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप इसको लिखोगे तो इट इज काइंड ऑफ 2 की पावर 0, 3 की पावर 1, 2 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 7 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 0 एंड सो ऑन। क्या हो रहा है, सारे डिवाइजर जुड़ी तो रहे, है ना। तो इसका मतलब अगर हम इस सेटअप को S बोल रहे हैं तो अपना S ही क्या है, आंसर। तो ये सेटअप हमें दो बातें एक साथ सिखाया, है ना। एक तो सारे डिवाइजर्स को विजुअलाइज करना सिखाया, एक साथ हम सारे देख पा रहे हैं, तो और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आती है। देखो ना, अब जैसे यहां पे कौन सा सेटअप बनता, कैसी जीपी चलती, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 4, है ना। बीच वाले क्या चलती, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 4, 5 की क्या चलती, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर। तो संख्या देखने में भी ये फ्रूटफुल है और सम देखने में भी, सम तो देखने के लिए तरीका ही, ठीक है ना। तो यहां से हम ये जो भी जीपी का सम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं पे कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिवाइजर्स ऑफ n। अब ये इंटरेस्टिंग है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिवाइजर्स ऑफ n, ठीक है। तो अब मैं ये 30 सेकेंड रुक, बेसिकली है क्या कि आप टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जब करते हो तो आप कुछ चीजों को चुनते हो, तो कुछ चीजों को छोड़ते हो, ठीक है। जैसे आप ये चुने तो छोड़े क्या, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। तो वंस यू पिक, आप छोड़ते भी हो, तो पिक्ड एंड लेफ्ट, दिस इज पिक्ड तो दिस इज लेफ्ट, या फिर आपकी मर्जी, आप चाहो तो दिस इज पिक्ड तो दिस इज लेफ्ट। तो हर पिक्ड एंड लेफ्ट जब मल्टीप्लाई होगा तो वो नंबर ही तो देगा। मतलब अगर मैं n बोल रहा हूं, अगर मैं n बोल रहा हूं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7, तो दिस इंटू दिस, ठीक है। इसको बोल रहे हैं पिक्ड, इसको बोल रहे हैं लेफ्ट। तो ये n ही तो है ना। तो आप सोचो इसका मत, अच्छा मजेदार बात क्या है कि आपने जब ये टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स देखा, नंबर ऑफ डिवाइजर्स, तो वो कितना आया था, ये आया था 4 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 और इंटू 2, कितना आया था 180। तो अब सोचो ये जो 180 की जो संख्या होगी, उस संख्या में पिक्ड भी पार्टिसिपेट कर रहा, लेफ्ट पिक, है ना। तो इसका मतलब पिक्ड लेफ्ट कितने पेयर्स बन जाएंगे, प्रॉपर 90 पेयर्स बन जाएंगे, पिक्ड लेफ्ट, ठीक है ना। तो इसी 180 सारे डिवाइजर्स लिखे हुए, तो कहीं पिक्ड है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग लेफ्ट कहीं है, पिक्ड है लेफ्ट है, पिक्ड है लेफ्ट है, और ये भिड़ता जाएगा और क्या बनाता जाएगा, n।
तो आपको यहां जो आंसर दिखेगा, अगर आप मेरी बात समझ गए, तो इस क्वेश्चन का आंसर दिखेगा n की पावर 90, n की पावर 90 है कि नहीं। अब इसमें एक कैच है। कैच क्या है? अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो गया, जैसे ये वाला केस, ठीक है ना, तो यहां पर नंबर ऑफ डिवाइजर्स, सेम क्वेश्चन है यहां पर। अब यहां पर आप नंबर ऑफ डिवाइजर्स देखने लगे, नंबर ऑफ डिवाइजर्स देखने लगे तो कितना हुआ? 4 + 1 इंटू 6 + 1 इंटू 2 + 1, ठीक है ना, सही आया है ना। तो मेरे पास पावर है, ठीक है। तो ये तो ये टोटल आया कितना? 105। अब समस्या क्या है कि आप जब पिक्ट कर रहे हो, सुना ध्यान से, पिक्ट और लेफ्ट, तो पिक्ट और लेफ्ट में जरा देखो, अगर मैं कहूं 2 की पावर 3 है ना, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 1, तो लेफ्ट क्या हुआ? 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, है ना। पिक्ड हुआ, लेफ्ट हुआ। अब इसमें क्या होगा? ये चलता जाएगा। अब एग्जैक्टली जब इसका स्क्वायर रूट पिक करोगे, मतलब 2 स्क्वायर 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1, तो जो पिक किया वही लेफ्ट हुआ, है ना। तो ये जो 105 की संख्या है, उस संख्या में तो ये एक ही बार आएगा। तो क्या हुआ? पिक लेफ्ट सारे क्लब होते गए, और सबके क्लब होने के बाद अकेला कौन बच गया? ये जो स्क्वायर रूट है। तो आपको जो प्रोडक्ट है वो क्या फील हुआ? जो प्रोडक्ट है, रुको ना, वो फील हुआ n की पावर 104 का आधा, यानी कि 52, और इनटू ये वाली वैल्यू कौन सी? 2 स्क्वायर 3 क्यूब 5 की पावर 1, ठीक है ना। अब अगर देखा जाए तो ये n की पावर क्या है? हाफ है। n की पावर हाफ। कुछ अच्छा फील हुआ? n की पावर हाफ, ठीक है। अब ये वैल्यू कितना है सॉल्व होके? n की पावर, कुछ अच्छा फील हुआ? बेसिकली जो नंबर ऑफ डिवाइजर्स आ रहा है, चाहे इवन है चाहे ऑड है, फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट निकालने जाओगे तो क्या हो जा रहा है? उसका हाफ, है ना। तो सम निपटा दिया, प्रोडक्ट निपटा दिया, ठीक है ना। कुछ पर्टिकुलर पैटर्न के डिवाइजर निकालना बोल रहा है, वो भी निपटा दिया, ठीक है। अब देखो ये पिक्ड लेफ्ट की मैच्योरिटी हमें अभी और काम आएगी। जैसे यहां देखो ये कहा कि इन हाउ मेनी वेज द नंबर n जो लिखा हुआ है कैन बी रिजॉल्व एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स। सेम हो गया भाई, जो पिक्ड है और जो लेफ्ट है वो ऐसे 2 फैक्टर्स है जिनको मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर आ जाएगा, है ना। तो क्या होगा? आपको यहां सीधा आंसर आ जाएगा। पहले तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स क्या हुआ? नंबर ऑफ डिवाइजर्स क्या हुआ? 5 + 1 इंटू 4 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 2, ठीक है। देखो धोखा दे दिया। क्यों धोखा दे दिया जी? कितना आ रहा है? 180। चलो कोई नहीं, इसको माफ कर देते हैं। ये 180 आया। अब सुनो, तो अब अपने क्या है? पिक्ड और लेफ्ट का इनटू इज n, तो वही तो वो 2 फैक्टर्स हैं। तो आपको इसका आंसर सीधा सीधा क्या दिखा? 90 दिखा, ठीक है। अब लेकिन फिर मामला फंसेगा कब? जब कह रहा है कि एक ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो और डिवाइजर्स की संख्या कितनी होगी? ऑड। तो अब देखो यहां पर क्या होगा? इन हाउ मेनी वेज दिस नंबर n कैन बी रिजॉल्व एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स। अब यहां देखो नंबर ऑफ डिवाइजर्स, अब यहां नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितना आया? 6 + 1 इंटू, ठीक है, 4 + 1 इंटू
2 + 1, ठीक है, कितना आया 105। अच्छा, वहाँ क्यों धोखा दिया, मैंने सिंबल नहीं डाला था बीच में, ठीक है, अभी यूज टू हो रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, अब यहां पर वही बात होगी, पिक्ड एंड लेफ्ट वाली जो बात हम कर रहे थे। अब सोचो मैं यही डेटा यहां कॉपी मारता हूं, ये जो मैं यहां समझा रहा था, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमें क्या करना है, उस नंबर को दो नेचुरल नंबर्स के प्रोडक्ट में बांटना है, दो नेचुरल नंबर्स के प्रोडक्ट में बांटना है। ये तो कह रहा है इन हाउ मेनी वेज द नंबर कैन बी रिजॉल्व्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, टू फैक्टर्स, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें क्या होगा, ये तो मजे से बढ़ते जा रहे है ना, लेकिन अपने डिवाइजर की संख्या में ये अकेली बार होगा, है ना। लेकिन ठीक है ना, ये फिर किससे भिड़ेगा, अपने आप से भिड़ेगा। नहीं समझ आया, मतलब एक डिवीजन तो आपको ये ऑलरेडी बना हुआ दिख रहा है ना भाई, वो है ऐसे दो, इनका मल्टीप्लिकेशन वही तो आएगा। तो अगर आप मेरी बात समझे तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 104/2, है ना, और इसके साथ +4, ठीक है। फिर देखो अब यहां पे कह रहा है इन हाउ मेनी वेज द नंबर n जो लिखा हुआ है कैन बी रिजॉल्व एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम फैक्टर्स, ठीक है ना, कैन बी रिजॉल्व एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम फैक्टर्स। अब को प्राइम होने की वजह से क्या हुआ, 2 कितनी बार है, 13 बार। अगर पिक्ड की कैटेगरी में आपने 2 को पार्शियली उठाया तो लेफ्ट की कैटेगरी में रिमेनिंग 2 चले जाएंगे, और फिर एलसीएम कभी 1, सॉरी एचसीएफ कभी 1 नहीं आएगा। नहीं समझ आया, पिक्ड वाली कैटेगरी और लेफ्ट वाली कैटेगरी, अगर इसमें आपने 2 के मान लो 6 पावर डाल दिया तो इसमें आपको 2 के क्या डालने होंगे, और फिर इन दोनों का एचसीएफ में मिनिमम 2 की पावर 6 तो आएगा। जबकि यहां क्या कह रहा है, ऐसे 2 फैक्टर्स बनाओ जो कि क्या हो, को प्राइम, ऐसे 2 फैक्टर्स बनाओ जो कि को प्राइम हो। तो देखो आपको यहां एक बार में समझ में आ जाना चाहिए कि इसका मतलब हमें क्या करना होगा, ये सारे 2s को रस्सी से बांध लिया, सारे 3s को, मतलब कितने भी पावर में है यहां फर्क नहीं पड़ता, रस्सी से बांध लिया, इनको बांध लिया, इनको बांध लिया, और नाउ द टारगेट रिड्यूसेस, इनको 2 हिस्सों में बांटना है ना। तो अब जरा देखो 2 हिस्सों का मतलब क्या हुआ, 5C0, तो 0 छोड़े 5 एक तरफ, अरे 0 लिए तो 5 छोड़े, अरे रुको, अच्छा उसने 5C1 एक लिया 4 छोड़ा, ठीक है ना, 5C2 2 लिया 3 छोड़ा, दैट्स इट, ठीक है ना, क्योंकि तो डिवीजन करना है, ठीक है ना। रुको चुप, तो ये अपने पास कुछ जाना पहचान लग रहा है, एक कम। अच्छा इन केस मान लो सेम क्वेश्चन मान लो सॉल्व होता, मैं यहां पर इसी को कॉपी मारता हूं, इनफैक्ट ठीक है, और ये उड़ा देते हैं, है ना। तो अब ये संख्या कितनी हो गई, इवन। अब यहां वो जो बंटवारा होगा जरा देखो, 4C0, 0 लिया तो 4 छोड़ा, प्लस 1 लिया तो 3 छोड़ा। अच्छा अब देखो यहां मजेदार, 4C2 जब लिखोगे, 4C2 जब लिखोगे तो आपको इसको आधा करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जो लोगे तो छोड़ोगे तो फिर वही चीज स्विच भी होगा। अब ये कुछ जाना पहचान लग रहा है, इसकी वैल्यू कितनी, तो ये तो सब फॉर्मूला बन गया। अब यहां फॉर्मूला क्या बना कि बेसिकली जितने डिस्टिंक्ट प्राइम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं 2 पर, उससे एक कम पावर। तो जैसे यहां कितने प्राइम्स इन्वॉल्व रहते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन में 5, तो आंसर क्या आया 2 की पावर 4। नीचे वाले में कितने आ रहे थे 4, तो आंसर क्या आया 2 की पावर 3। और पीछे दोनों कैटेगरी में आंसर क्या आया n/2, जहां n क्या है, नंबर ऑफ डिवाइस।
ठीक है, तो एक बार आज घर पे इसकी अच्छी समरी बना लेना। वो लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा एंड के आगे लिखा, कहाँ पे? क्योंकि 13 से पहले थोड़ा मिक्स हो गया। अच्छा, वो जादू की वजह से नहीं, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। अरे मेरा कैलकुलेशन में दिमाग उतना चलता नहीं, तुम लोग मत यूज करने लग जाओ, ठीक है ना। देखो अब देखो, अब यहां से बस थोड़ा थोड़ा चीजों को समेट रहे हैं, टूल्स के नाम पे डन है, ठीक है ना। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, लेट ए एंड बी बी द टू नेचुरल नंबर्स हैविंग एलसीएम 2 की पावर 3, 3 की पावर 5, 5 की पावर 2, फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी, ठीक है। तो यहां पे हम करेंगे क्या, पहले तो एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक है ना, रिस्क नहीं ले रहा मैं। देखो जैसे मान लो कि एक नंबर हम लेते हैं, मान लो x, और एक नंबर लेते हैं y, ठीक है ना, और मैं बोलूं 2 की पावर 7, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, ठीक है ना, और इधर लूं 2 की पावर 6, 3 की पावर 4, है ना, और 5 की पावर 2, ठीक है ना। अब अगर मैं इसका एलसीएम लिखने कह रहा हूं तो जो हाईएस्ट पावर है वो कॉमन होता जाएगा, मतलब कॉपी होता जाएगा, तो कितना हो गया, 2 की पावर 7, 3 की पावर 4, 5 की पावर 2, और अगर मैं एचसीएफ लिखने कहूँ तो जो लीस्ट पावर कॉमन है, तो कितना, 2 की पावर 6, 5 की पावर 1। समझते सब लोग? इसी फीलिंग का यहाँ फायदा उठाएंगे। तो अगर आप दिमाग लगाओ तो ये एक तरीके से ए और बी में इनका बंटवारा ही तो है ना, कि भाई कौन से वेरिएबल के हिस्से कितने प्राइम्स आ रहे हैं। और ध्यान रखें कि ये वाली बात फॉलो, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर क्या होगा, आप पहले 3 2s को बांटना सीखो। तो अगर मैं यहां 2 की पावर 3 दे दिया तो यहां पे 0 1 2 3 ये चारों चलेगा, ठीक है ना। और अगर मैं यहां पर 2 की पावर 3 दे दिया तो यहां चारों चलेगा, लेकिन चूंकि हम ऑलरेडी वो 2 की पावर 3 का बंटवारा गिन चुके हैं तो दोबारा गिनने की जरूरत नहीं। तो आप सोचो आप 2 की पावर 3 को कितने तरीके से बांट पाए, 4 और 3 7 तरीकों से। सिमिलरली फॉर 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 5 का मतलब अगर हम यहाँ 3 की पावर 5 दिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसको 5 दिए तो ये 0 1 2 3 4 5 दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। तो 3 का बंटवारा कितने तरीके से हुआ, 9। एक पैटर्न दिख रहा है, 9 1, हाँ 11, ठीक है। वहां हुआ 7 और यहाँ हुआ 11, ठीक है। और ऐसे ही जब आप 5 के पावर 2 5 का बंटवारा कर रहे होगे तो यहाँ 5 स्क्वायर दिया तो यहाँ 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, और यहाँ 5 स्क्वायर दिया तो यहाँ, है ना। अब तीनों काम को एक साथ कर दो तो आंसर सीधा आप क्या लिख पाओगे, आंसर लिखोगे क्या, 7 × 11 × धोखा दे दिया, कोई भी, ठीक है, जो है आंसर, ठीक है। अब चलो यहां से अब थोड़ा सा इस पैटर्न पे आते हैं, किसी सेट से सबसेट को फॉर्म करना, ठीक है ना। तो देखो सेट ए है अपना, A1 से लेकर AN तक n एलिमेंट्स है। अब कह रहा है इस सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। तो सबसेट्स का मतलब अगर देखो तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ही तो हो गया, नहीं। आप क्या कहोगे, या तो अपना जो सबसेट है उसमें आप ले रहे हो NC0 मतलब एक भी नहीं, बोले तो नल सेट, या फिर एक, या फिर 2, ध्यान से सुना, या फिर सारे, ठीक है। और इसका जवाब क्या बोल रहे हो, 2 की पावर है। इसी का एक ऑल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू ये भी होगा कि A1 A2 A3 अप टू AN जो है, इनके लिए 2 रास्ते खुले हैं,
ये हर एलिमेंट या तो सबसेट P में रहेगा या नहीं रहेगा। तो P में रहेगा तो अंदर, नहीं रहेगा तो बाहर। तो आप देखो, आपको यहां पर सबके लिए दो दो रास्ते दिख रहे हैं। तो इसी का ऑल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू अपना 2 की पावर n भी आया। अब मान लो मैंने कहा नंबर ऑफ नॉन नल सबसेट्स P, तो नॉन नल सबसेट्स P का आंसर क्या हो गया? 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, अब यही कहानी आगे बढ़ाते हैं। कह रहा है एक सेट है A जिससे हमें दो सबसेट्स बनाने हैं, P और Q। कह रहा है एलिमेंट्स यूज्ड इन P कैन बी यूज्ड इन Q। एलिमेंट्स यूज्ड इन P कैन बी यूज्ड इन Q। ठीक है ना। तो अब कह रहा है नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सबसेट्स P, Q। ठीक है ना, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सबसेट्स P, Q है ना। तो अब देखो, अगर इसको वर्क प्रिंसिपल पर करें तो P को बनाने के तरीके 2 की पावर n एंड Q को बनाने के तरीके 2 की पावर n। बोलो, और आंसर कितना हो गया? 4 की पावर n। सन्नाटा क्यों, समझे? अरे दो वर्क में बांट लिया, एक सबसेट P का बनना, एक सबसेट Q का बनना। तो सबसेट P बनाने के तरीके 2 की पावर n, सबसेट Q बनाने के तरीके 2 की पावर n, क्योंकि कोई रेस्ट्रिक्शन तो आया ही नहीं। जो एलिमेंट आप P में यूज कर सकते हो वो Q में भी यूज कर सकते हो। अब इसी का एक ऑल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू कि, और दोनों पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन सॉल्विंग में काम आता है। इसी का ऑल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू कि n एलिमेंट्स है और आप देखो, ध्यान दो, इन n एलिमेंट्स के लिए, हर एलिमेंट्स के लिए 4 रास्ते खुले हैं। दिस 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 दिस, है ना, समझ रहे हो? तो हर एलिमेंट के लिए 4 रास्ते खुले हैं। तो 4 4 4 4 और आंसर हो गया। आंसर तो दोनों तरफ से सेम ही आ रहा है, लेकिन दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है। अभी देखो समझ आएगा। जैसे अब यहां कहा कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सबसेट्स P, Q इफ P एंड Q आर नॉन नल। तो देखो यहां फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू काम करेगा और इसका आंसर हम लिख लेंगे 2 की पावर n माइनस 1 इंटू, समझ गए, है ना, 2 की पावर n माइनस 1 इंटू 2 की पावर n माइनस। ठीक है, वर्क प्रिंसिपल पे लेके चले गए और आंसर दे दिया। अब मान लो यहां कह रहा है नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सबसेट्स P, Q इफ P इंटरसेक्शन Q इज 5, या इन अदर वर्ड्स P एंड Q आर डिसजॉइंट। तो देखो यहां सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू काम आएगा। यहां पर क्या होगा, अगर देखा जाए तो जितने भी A1 A2 A3 अप टू AN है, इनके लिए 3 ही रास्ते खुले हैं, है ना। तो आप मजे से यहां पर इनका रास्ता देख के और आंसर बोल पाए 3 की पावर क्या, n। ठीक है, अब देखो यहां पे कह रहा है नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ सबसेट P, Q, है ना, इफ n P इंटरसेक्शन Q इज 1। मतलब इसमें एग्जैक्टली एक एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसमें एग्जैक्टली एक एलिमेंट होना चाहिए। तो ठीक है ना, NC1 से एक चुन लो और उसको यहां पर जाके पटक दो, और अब फिर से बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए ये 3 रास्ते खुले, या तो वो इस रीजन में होंगे, या उस रीजन में होंगे, या बाहर वाले रीजन में होंगे। तो आपको यहां से क्या फील होगा, NC1 इंटू 3 की पावर n माइनस। ठीक है, अब जैसे कह रहा है नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सबसेट्स P, Q इफ P यूनियन Q इक्वल्स टू A, है ना। तो अब देखो वंस अगेन आपको हर एलिमेंट के लिए 3 रास्ते दिख रहे हैं। बाहर वाले रीजन में आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमें यूनियन को क्या रखना है, A के बराबर। तो वंस अगेन आप इसका आंसर क्या कर पाए, 3 की पावर। तो रेस्ट्रिक्शन आ रहा है और निपट रहा है। बस ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होना चाहिए। अब देखो जेई ने क्या इसमें करामात किया। एक क्वेश्चन पूछा, S है एक सेट जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4। कह रहे द टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ डिसजॉइंट सबसेट्स ऑफ S इज इक्वल टू, है ना। तो डिसजॉइंट रखा है और अनऑर्डर्ड रखा नहीं। अभी रुको, तो अभी इसमें समझना पड़ेगा, थोड़ा ट्रिकी है। तो जरा सोचो, तो आपके पास जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4,
अगर डिसजॉइंट वर्ड नहीं बोलता, सॉरी अनऑर्डर्ड वर्ड अगर नहीं बोलता तो हम प्रॉपर पी और क्यू बनाते। तो पी और क्यू बनाते तो अपने पास हर एलिमेंट के लिए रास्ते कितने दिख रहे थे, सॉरी ये थी, क्योंकि डिसजॉइंट रखना था, है ना। तो कितना होता, टोटल वेज होते यानी कि 81। तो 81 वेज से आप ऑर्डर्ड पेयर्स गिनते, क्योंकि किसको पी जाएगा किसको क्यू जाएगा ये मैटर करेगा। अब जरा इसके अंदर घुस के देखते हैं कि हमें ये 81 कैलकुलेट करके क्या मिल रहा है। तो जरा देखना, यहां पर मान लो इधर दिया 1 और इधर दिया 2 3, ठीक है, और 2 3 और 1। आप फील करो ये दोनों इसमें अलग अलग गिना जा रहा होगा, लेकिन जैसे ही हमने अनऑर्डर्ड वर्ड यूज किया तो ये क्या होंगे, सेम। फर्क समझ आ रहा है, ठीक है ना। अब लेकिन ये ऑड का क्या सीन है ना। तो इस डिवीजन में चलते चलते एक डिवीजन ये भी तो आएगा, दोनों जगह 5, ये तो एक ही बार आएगा, है ना। तो अगर आप बात समझे तो अब यहां से सीधा आप आंसर देख पाओगे 80 एंड आंसर विल बी 41। बात पकड़ में, ठीक है। अब जब ये पॉइंट ऑफ व्यू एक बार अपने सामने आ गया ना, तो अब देखो यहां पर, अब जैसे ये 3 सेट के लिए हुआ, तो 3 सेट के लिए आपको कितने रास्ते हर एलिमेंट के लिए खुलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें रेस्ट्रिक्शन इंपोज करता जाएगा, सोचते जाओ। तो किसी सेट से एक सबसेट, 2 सबसेट, 3 सबसेट, 4 सबसेट, जितने बनाने बोला, पॉइंट ऑफ व्यू दोनों अपने पास है, हम निपटा सकते। तो इसको भी आप एक टाइप की तरह ही ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। अब फिर देखो एक चीज और बल्कि इसका इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन मतलब कल वाली क्लास में दिखाऊंगा, ठीक है ना। हम पीएनसी की चीजों को रिकर्जन से भी सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब ये जेई का ही मैंने क्वेश्चन पिक किया है, देखो क्या कह रहा है, लेट ए एन डिनोट द नंबर ऑफ ऑल एन डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स 0 1 और बोथ such that no consecutive digit in them are 0, ठीक है। अब सोचो अगर ये लास्ट वाली लाइन नहीं बोलता no consecutive digit in them are 0, है ना, तो अपने पास ऐसे टोटल नंबर्स बनाने के तरीके कितने होते, प्लेसेस कितने हैं n, है ना। और अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं बोलता तो इसको एक तरीके से और बाकी सबको 2 तरीके से, है ना। तो ये होता 2 की पावर कब, जब कोई लफड़ा नहीं होता। अब इसने लफड़ा क्या डाल दिया कि नहीं भाई कोई भी 2 लगातार डिजिट 0 नहीं हो सकता, तो ये हो गई भयानक चीज, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, ए एन ऐसे n डिजिट के सारे नंबर्स की संख्या है ना। अब फर्दर इसमें घुस के क्या बोल रहा है कि बी एन द नंबर ऑफ सच n डिजिट इंटीजर्स एंडिंग विद डिजिट 1 और सी एन द नंबर ऑफ सच n डिजिट इंटीजर्स एंडिंग विद डिजिट 0, ठीक है। तो अब जरा सोचो तो अपना ये जो an का एक्सपेरिमेंट है, अपना ये जो an का एक्सपेरिमेंट है, वो अगर देखा जाए तो या तो ये एक्सपेरिमेंट ये यहां 1 से एंड करेगा, या फिर ये एक्सपेरिमेंट 0 से एंड करेगा। और एक और इंटरेस्टिंग बात, अगर 0 से एंड करेगा तो इसके पीछे वाले पे तो कोई चॉइस ही नहीं है, यहां हर हाल में क्या होना होगा 1, है ना। तो अगर हम वो सारे तरीके, ये सब n प्लेसेस है, तो अगर हम ये सारे तरीके गिन लें तो यही तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, bn, बोलो। और हम अगर ये सारे तरीके गिन लें तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, cn। तो आप अगर देखो तो यहां पे आपको मजे से समझ आएगा कि ये जो bn है इट इज एक्चुअली an-1। क्यों, अब an-1 का मतलब क्या हुआ, n-1 डिजिट तक फिल कर चुके हो, सारी संख्या काउंट कर लिया आपने। पहले तो फील करो, जैसे an का मतलब अगर आपको समझ आया
तो कहीं A10 का मतलब क्या हुआ कि 10 प्लेसेस हैं। A10 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बता रही है कि 10 प्लेसेस हैं, उन पे आप या तो 0 डाल रहे हो या 1 डाल रहे हो, और ध्यान रख रहे हो कि 2 लगातार 0 नहीं है। तो A10 इज द नंबर ऑफ नंबर सच फॉर्म। तो ऐसे ही A12 इज 12 प्लेसेस का, A14 इज 14 प्लेसेस का, तो an-1 इज n-1 प्लेसेस का। तो an-1 से आपने n-1 प्लेसेस फिल कर दिए और इंटू 1 कर दिया। इंटू 1 का मतलब क्या, लास्ट वाले प्लेस पे किसको भर रहे हो, 1 को। सिमिलरली आप Cn के लिए क्या बोलोगे कि an-2 से आपने सारे n-2 प्लेसेस भर दिए फॉलोइंग द रेस्ट्रिक्शंस, है ना, और इनटू एक तरीके से इस पर 1 और एक ही तरीके से लास्ट पर 0। तो सबसे पहले तो आपको क्या फील हुआ कि Bn इज एक्चुअली an-1, Cn इज एक्चुअली, और इतना ही नहीं, आप अगर Bn और Cn को जोड़ दो तो वो an ही तो है। हमारी बात समझ में है ना। तो आपको एक रिकर्सन मिल गया, an इक्वल्स टू an-1 प्लस an-2, an इक्वल्स टू an-1 प्लस an-2, बोलो ठीक है। और अब देखो यहां पर सबसे पहले तो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, B6। अब फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है B6 और B6 इज एक्चुअली A5। और देखो यहां अब इस रिकर्शन के थ्रू आपका A1 तो बहुत लल्लू है। A1 का मतलब एक प्लेस, एक ही तरीका, बोलो ठीक है। फिर A2 का मतलब 2 तरीका, नहीं समझे, है ना, 1 0 और 1 1, 2 तरीके। और जब ये दोनों आ चुके हैं तो अब तो मर्जी तो निकाल लो, ये तो फिबोनाची सीक्वेंस है। क्या होगा, A3 क्या हो गया, इन दोनों का जोड़ कितना हो गया 3, A4 क्या हो गया 5, A5 क्या हो गया 8, ठीक है। अब इसी का देखो डिट्टो एप्लीकेशन क्या कह रहा है, boxes numbered 1 2 3 4 and 5 are kept in a row and they are necessarily to be filled with either a red or a blue ball such that, ध्यान से देखना, such that no 2 adjacent box can be filled with blue balls. How many different arrangements are possible? अब इसको आप सोच सोच के तो कर ही सकते हो, नहीं कि भाई पॉसिबिलिटी डील कर लिया कि इतने ब्लू इतने रेड, है ना, और बारी बारी से चलते गए, ठीक है ना। जैसे पॉसिबिलिटी डील करके करते तो क्या करते, ठीक है। कह रहा है बॉक्सेस नंबर्ड 1 2 3 4 5 आर केप्ट इन अ रो एंड दे आर नेसेसरली टू बी फिल्ड विद आइदर अ रेड और अ ब्लू बॉल सच दैट नो 2 एडजेसेंट बॉक्सेस कैन बी फिल्ड विद ब्लू बॉल्स, ठीक है ना, और बॉल्स अलाइक हैं, है ना। तो जरा सोचो तो 5 रेड, तो ये तो एक तरीका। रेस्ट्रिक्शन क्या है, ब्लू बॉल एडजेसेंट ना हो, तो इसका तो एक तरीका है ना। 4 रेड 1 ब्लू, 5 तरीके, है ना। अच्छा 3 रेड 2 ब्लू, गैप मेथड, गैप मेथड, है ना। तो पहले एक तरीके से आर को बिठा लेते हैं, फिर गैप कितने बने 4, 4 C2 से 2 गैप चुने और उनमें ब्लू को बिठा दिया, बोलो ठीक है। और फिर 2 रेड 3 ब्लू, तो इसका तो एक ही तरीका होगा, देखो जोड़ लो, 5 1 6 6 12 1 13, है ना। लेकिन देखो अब इसको रिकर्सन से करते हैं, डेटा बड़ा होगा तो फ्रूटफुल होगा, ठीक है ना। तो रिकर्सन से क्या करेंगे, मान लेते हैं an जो है वो n बॉक्सेस को फिल करने का तरीका है, ठीक है। अब अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो या तो यहां रेड पे एंड होगा, कितने लोग बात समझ चुके हैं, ठीक है। अब यहां ब्लू है तो ये रेड, तो आप an को यही तो लिख सकते हो, an-1 इंटू 1 और प्लस इंटू 1 इंटू 1, है कि नहीं, जिसमें आप यहां पर a1 क्या बोलोगे, एक ही a1 क्या बोलोगे, एक तरीका,
नहीं 1 क्यों? 2 तरीके ना, रेड या ब्लू। A2 क्या बोलोगे? 3 तरीके। अरे यार ये पगला गया है। A2 क्या बोलोगे? 3 तरीके, कौन कौन सा? रेड रेड, रेड ब्लू, ब्लू रेड। अब देखो तो यहां से अपने पास A3 हो गया, अपने पास कितना? पगला गया है। A3 हो गया 5 है ना, A4 हो गया अपने पास 8, ठीक है ना। A4 हो गया, अच्छा गायब भी हो जा रहा है ना। A4 हो गया 8 और A5 हो गया 30। चलिए आज के